हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज जो है हम लोग ये बिहार पुलिस ड्राइवर का जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कि टोटल 21 सेट है, जिसका कि हम लोग जो है अभी तक टोटल 5 सेट कर चुके हैं। ठीक, और इसका जो है आज ये छठा सेट है, तो इस छठा सेट को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कि जो है टोटल जो है 100 प्रश्न है। 100 प्रश्न को जो हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे फुल डिटेल्स के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो पिछला वीडियो नहीं देखें तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ जाकर के आप पिछला वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है। यानी कि कौशाम्बी जो है ये कहाँ की राजधानी, यानी कि कौन सा महाजनपद है जिसकी राजधानी क्या है, तो कौशाम्बी है। ये जो है आपको वत्स की राजधानी जो है कौशाम्बी है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। बौद्ध धर्म जो है इसमें उपदेश देने के लिए कौन से भाषा का प्रयोग किया जाता था, तो वो किया जाता था आपको पाली भाषा का। ठीक है ना, बौद्ध धर्म में। ठीक है, अब देखिए महावीर जो है, महावीर स्वामी जो थे, वो आपको कौन सा भाषा में उपदेश देते थे, तो वो देते थे अर्ध मगधी भाषा में, जिसे प्राकृत भाषा कहते हैं, उसमें वो उपदेश देते थे। ठीक, अगला प्रश्न है कि नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है। देखिए नेचुरल हिस्ट्री जो है इसके लेखक है आपको प्लिनी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हो, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक में क्या है, किस चीज़ के बारे में चर्चा है, इसमें जो भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों व खनिज पदार्थों के बारे में जिसमें विस्तृत चर्चा है। ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध कहाँ पर पैदा हुए थे। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये लुम्बिनी जो है, जो कि नेपाल में पड़ता है, वहीं पर हुआ था। ठीक, इसका जन्म कब हुआ था, तो 563 BC में हुआ था। कब, तो 563 BC में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और इनका मृत्यु हुआ था 483 BC में। 483 BC में। नेक्स्ट प्रश्न है विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था। यानी कि विक्रम संवत जो है कौन सा गुप्त शासक था जो कि आरंभ किया था, तो वो थे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हो, तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही जो है ये विक्रमादित्य के उपाधि को धारण किए थे। ठीक ना, तो विक्रमादित्य का जो उपाधि ये धारण किए थे, वे किस खुशी में किए थे, तो वो जो है रुद्र सिंह जो है एक शक राजा था, उसका नाम था रुद्र सिंह तृतीय, उसको इन्होंने पराजित किया था, तो अपने आप को ये क्या कहने लगे, विक्रमादित्य कहने लगे। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। देखिए वास्को डी गामा जो भारत आया था ये 1498 ईस्वी में आया था। ये किस तट पर आया था, तो ये केरल के कालीकट तट पर आया था। ठीक, तो तारीख सही देखिए तो 20 मई 1498 ईस्वी को आया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था आपको 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में हुआ था। ठीक ना, बम्बई के एक है आपको गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, उसी में हुआ था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्षता किसने किया था, तो अध्यक्षता किया था आपको वेमेश चंद्र बनर्जी ने। तो उत्तर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था। देखिए राजा राम मोहन राय जो है इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय दिया था, जो कि एक मुगल शासक था। अगला प्रश्न है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। आत्मीय सभा जो है इसके स्थापना किसने किया था, कौन किए थे आत्मीय सभा की स्थापना, तो राजा राम मोहन राय किए थे। देखिए राजा राम मोहन राय के बारे में क्या कहा जाता है कि इन्हें जो है आपको, यानी कि राजा राम मोहन के प्रयास से ही जो है ना 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र नगर जो है इसके संस्थापक थे उदयनी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पटना का पुराना नाम क्या था। देखिए पटना का पुराना नाम जो है क्या क्या था उसको देख लेते हैं। पटना का पुराना नाम जो है ये देखिए पाटलिपुत्र भी था, कुसुमपुर भी था और अजीमाबाद भी था, यानी कि इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों। अगला प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव, जो कि आपको बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था, किसका, तो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति जो नियुक्त किया गया था ये किसे नियुक्त किया गया था, तो ये आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था। कैप ऑफ गुड होप जो है जिसे उत्तमाशा किस कहा जाता है, कैप ऑफ गुड होप जो है इसकी खोज जो आपको 1488 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। इसका हुआ था 1488 ईस्वी में। तो इसको किसने खोजा था, तो बार्थोलोम्यू डियाज ने खोजा था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि निकट तारा ग्रह किसे कहा जाता है। निकट तारा ग्रह जो है ये जो है आपको शुक्र को कहा जाता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन, यानी कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो ये कौन है, तो ये गंगा डॉल्फिन को जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए गंगा डॉल्फिन जो है इसको 5 अक्टूबर 2009 को जो है इसका राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। 5 अक्टूबर 2009 को 5 अक्टूबर 2009 को ये घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है कि सर्किक विवाद किन दो देशों के मध्य है। तो सर्किक विवाद जो है ये किस किस के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान, ठीक ना। सर्किक विवाद किस किस के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगला प्रश्न है 9 डिग्री चैनल स्थित है किसके बीच। 9 डिग्री चैनल जो है ये स्थित है आपको 9 डिग्री चैनल ने बोला है, ठीक है। तो 9 डिग्री चैनल जो है ये आपको स्थित है किसके बीच, तो लक्षद्वीप के बीच स्थित है, ठीक ना। किसके बीच स्थित है, 9 डिग्री चैनल, तो ये लक्षद्वीप के बीच स्थित है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है। तो भारत में जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है, तो बुलर है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुलर झील। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम जो है अमरकंटक है। कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल क्या अमरकंटक है, ये आपको नर्मदा नदी है जिसका उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक है। अगला प्रश्न है कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो दूध सागर जलप्रपात जो है ये गोवा में स्थित है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहा जाता है। भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी होता है ये किसको कहा जाता है, तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी जो बेंगलुरु को कहा जाता है, ठीक है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है कि कोयला भंडार में भारत का प्रथम राज्य कौन है, यानी कि कोयला को भंडार करने में भारत का प्रथम राज्य कौन हो जाएगा, झारखंड, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमा सुरक्षा संगठन यानी BRO जो है इसकी स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी, तो BRO जो है इसका फुल फॉर्म होता है आपको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो आपको 1960 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। BRO का स्थापना कब हुआ था, तो 7 मई 1960 ईस्वी को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है ना, 7 मई को, ठीक, 7 मई 1960 ईस्वी को इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है। मध्य रेलवे मंडल जो है इसका मुख्यालय आपको मुंबई CST है, ठीक ना, कहाँ है, मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई CST है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी जो है इसकी स्थापना जो है जमशेदजी टाटा ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। 25 अगस्त 1907 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण रेशा जो होता है किसे कहा जाता है। स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है, तो ये आपको जूट को कहा जाता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन है, असम है, ठीक है ना। 1 नंबर में चाय उत्पादक में कौन है, तो असम है, ठीक है। और भारत में जो है आपको चाय के मामले में जो है दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो पश्चिम बंगाल है। और तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रबी की फसल की कटाई का मौसम क्या होता है। देखिए रबी फसल जो होती है सबसे पहले इसका देखते हैं बुआई जो होता है अक्टूबर नवंबर में होता है और इसको काटा जाता है मार्च अप्रैल में, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मार्च, ठीक है। और इसका देखिए जो है आपको रबी फसल इसका कुछ उदाहरण है, जैसे गेहूं हो गया, सरसों हो गया, जौ हो गया, चना, मटर, आलू, ये सब क्या है, तो रबी फसल है, ठीक है। तो अब खरीफ फसल को भी देख लेते हैं क्या होता है खरीफ फसल। तो यह जो आपको जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में इसको काट लिया जाता है, जैसे हो गया गन्ना हो गया, धान हो गया, तिलहन हो गया, ज्वार, बाजरा, ये सब इसका उदाहरण है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या क्या कहलाती है। प्रति 1000 पुरुषों पर जो होता है महिलाओं की जनसंख्या वो आपको क्या कहलाती है,
तो वो क्या कहलाती है, तो ये आपको लिंगानुपात कहलाती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, इसका अवशेष बिहार के किस जिले में मिलता है, तो ये आपको भागलपुर जिला में मिलता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न है कि मैथिली भाषा के सर्वप्रमुख कवि, जिन्हें मैथिली कवि कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, तो वो कौन थे, तो वो थे विद्यापति। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्यापति। ठीक है, देखिए विद्यापति जो है इनका कुछ रचना है, उसके बारे में देख लेते हैं। उसका रचना देखिए आपको कौन सा है। सबसे पहले आपको कीर्तिलता, उसके बाद है कीर्ति पताका, उसके बाद है पुरुष परीक्षा और पदावली, ये सब क्या है उनका रचना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में एकमात्र गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना बिहार में कहाँ की गई है। भारत में जो एकमात्र गंगा डॉल्फिन है, ठीक, इसकी स्थापना सुल्तानगंज से कहलगांव तक की गई। ठीक है ना, सुल्तानगंज से जो कहलगांव तक की गई थी। टोटल कितना किलोमीटर है, तो ये 60 किलोमीटर है। ठीक है ना, और इस अभ्यारण्य का नाम जो है विक्रमशिला गंगेश डॉल्फिन अभ्यारण्य रखा गया है। तो इसकी स्थापना आपको 1991 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मुगल और ब्रिटिश शैलियों के सम्मिश्रण से विकसित हुई चित्रकला की पटना कलम शैली का अंतिम प्रमुख चित्रकार किन्हें माना जाता है। तो पटना कलम शैली जो इसका अंतिम जो है ईश्वर प्रसाद वर्मा को माना जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली भोजपुरी फिल्म कौन थी जिसने क्षेत्रीय सिनेमा में एक क्रांति ला दिया था। तो ये था आपको हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़े वो, ये जो आपको भोजपुरी फिल्म था, जो कि आपको जितना भी क्षेत्रीय सिनेमा भाषा था उस समय आपको क्रांति ला दिया था। ठीक है, देखिए ये फिल्म जो है कब आया था, तो 1963 ईस्वी में ये रिलीज हुआ था। और ये इसी फिल्म से जो है भोजपुरी सिनेमा का भी नींव भी रखा गया था। ठीक, और इस फिल्म का निर्माण जो है विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी ने किया था, और इनके निर्देशक कौन थे, तो कुंदन कुमार थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। तो रक्त जो गर्म होता है वो पक्षियों का होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है। निष्क्रिय लिटमस विलयन जो होता है किसी से अम्ल या क्षार किसी से विक्रिया नहीं किया है, इसका रंग आपको बैगनी होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैगनी या जामुनी होता है। ठीक, तो इसका उत्तर सटीक जो है आपको जामुनी हो जाएगा। अगर जामुनी नहीं रहता तो बैगनी मारते। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो जामुनी हो जाएगा। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जामुनी। ठीक, तो देखिए जब लिटमस पत्र पर जब एसिड पड़ता है और बेस पर क्षार पड़ता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए इसके लिए एक ट्रिक बनाए हम, देखिए ABR। ठीक, यानी कि जब एसिड पड़ेगा लिटमस पत्र पर तो ये क्या कर देगा, ये 20 हो गया ब्लू टू रेड कर देगा। ठीक, और दूसरा है बेस के लिए BRB। ठीक है, यानी कि ब्लू यानी कि बेस जब पड़ेगा तो ये क्या करेगा, रेड को ब्लू में बदल देगा। ठीक है, तो इसका हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे का आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। कौन सा पौधा है जिसमें कि आवरण रहित बीज पाया जाता है या देवदार में पाया जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। देखिए सूर्य का जो ऊर्जा है इसका स्रोत क्या है, तो ये आपको नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है पानी में एक अम्ल या क्षार का विलयन करने को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक पानी में जो है एक अम्ल और क्षार का विलयन है, जैसे क्या कहते हैं इसको, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या होता है उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है उष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। इसमें भी जो आपको ऊर्जा का उष्मा का बहुत अच्छा मात्रा में उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है गैस की मात्रा जो है आपको व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका। देखिए गैस की मात्रा जो व्युत्क्रमानुपाती होता है ये दाब का होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। देखिए हार्ड डिस्क जो है ये आपको किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, तो ये हार्ड डिस्क जो है ये हो जाएगा आपको द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट जो है जिसका फार्मूला होता है आपको NaHCO3, जिसका सामान्य नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा था, तो डार्विन लिखा था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय बीमा विनियामक तथा प्राधिकरण जो है IRDAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया आपको अजय सेठ को नियुक्त। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए भारतीय बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण जिसे हम कहते हैं IRDAI, ये जो है आपको
ये एक्ट जो है आपको 1999 के अंतर्गत आया था, ठीक ना। और IRDA की स्थापना जो है किस समिति के सिफारिश पर हुआ था, ये आपको मल्होत्रा समिति के रिपोर्ट पर किया गया था, ठीक ना। और ये जो है आपको बीमा क्षेत्र के जो है भारत का शीर्ष निकाय है। और IRDAI जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो हैदराबाद है, जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि सेबी का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। देखिए सेबी जो है इसका कार्यकारी निर्देशक जो है आपको सुनील कदम को नियुक्त किया गया, ठीक ना, सुनील जयवंत कदम को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए सेबी जो होता है इसका स्थापना कब हुआ था, तो 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को हुआ था स्थापना, लेकिन जो इसका वैधानिक दर्जा जो मिला था ये 30 जनवरी 1922 ईस्वी को मिला था। और सेबी का मुख्यालय कहाँ होता है, तो ये मुंबई है। अगला है भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली किस शहर में शुरू की गई थी। इनकी QR आधारित जो है डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली जो है किस शहर में शुरू की गई थी, तो ये इंदौर में शुरू की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। जो आधिकारिक रूप से जो है मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया, ये सूरीनाम को किया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया गया है। तो जो भारत का जो पहला जो है स्वदेशी है फोटोनिक रडार, वो जो विकसित किया गया है तो किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपको DRDO के द्वारा किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, DRDO। देखिए DRDO के बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि DRDO जो है इसकी स्थापना कब हुआ था, तो ये आपको 1958 ईस्वी में जो है DRDO का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निर्देशक किसे नियुक्त किया है। यानी कि भारत सरकार जो है ये प्रधानमंत्री संग्रहालय, प्रधानमंत्री का जो संग्रहालय है और पुस्तकालय है, इसका निर्देशक जो है ये किसे नियुक्त किए हैं, तो ये किया है अश्विनी लोहानी को, ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान ये गुजरात के द्वारा शुरू की गई थी, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली महिला ई-वोटर विभा देवी, यानी पहली महिला है ई-वोटर जिसका नाम क्या है, विभा देवी, का संबंध बिहार राज्य के किस जिला से है। देखिए भारत का जो है पहली महिला ई-वोटर, इसका जो विभा देवी है इसका संबंध है आपको पूर्वी चंपारण से, ठीक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो बिहार देश की पहली महिला कौन बन गई है, तो ई-वोटर बन गई है आपको विभा देवी। और पुरुष के बारे में पूछेगा तो पुरुष है, इसका नाम मुन्ना कुमार है, जो कि पहले ई-वोटर बने हैं, ठीक। और देखिए बिहार राज्य ही एकमात्र पहला राज्य है जो कि आपको ई-वोटिंग कराने वाला, ये जो है ना आपको पहला राज्य बन गया, ठीक ना, ई-वोटिंग कराने वाला राज्य बन गया, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है। यानी कि पहला जो एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये आपको लद्दाख में किया गया है आयोजित, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों यानी PWD के सीधे आवश्यक वस्तुएं पहुँचाने के लिए एक पायलट परियोजना की शुरू की है। तो ये जो है आपको कौन सा राज्य शुरू किया है, तो ये आपको तमिलनाडु शुरू किया है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु सरकार, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी। यानी कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना जो है ये बिहार राज्य में शुरू की जाएगी, ठीक है। ये कब से, तो 1 जुलाई 2025 से जो है नीतीश कुमार की अध्यक्षता में इसकी मंजूरी मिली है, ठीक। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्वाड देशों के समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन जो है शुरू किया गया है। यानी कि क्वाड देश जो है इसकी समुद्री सुरक्षा को हमको क्या करना है, बढ़ावा देना है। समुद्री सुरक्षा जो होता है इसको बढ़ावा देने के लिए एक मिशन का शुरू किया गया है, तो वो मिशन कौन सा है, तो है समुद्री पर्यवेक्षक मिशन, ठीक। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार ने आंखों की किस बीमारी को पूरी तरह से मुक्त करने की घोषणा की है। भारत सरकार है जो कि आंख का एक बीमारी है, कौन सा बीमारी है, आंख का, जिसे कि भारत सरकार ने पूर्ण रूप से उसे मुक्त करने का घोषित किया है, तो ये ट्रेकोमा को किया है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रेकोमा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बिहार राज्य के मखाना, क्या कह रहा है कि बिहार राज्य
कि मखाना को कितने श्रेणियों में अलग अलग हार्मोनाइज्ड सिस्टम जिसे हम एचएस शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, हार्मोनाइज्ड सिस्टम को एचएस कोड प्रदान किया गया। मतलब कितने श्रेणी में जो है इसको जब जीआई टैग मिला था तो मखाना को, तो कितने श्रेणी में हार्मोनाइज कोड प्रदान किया गया है, तो इसको जो है आपको 2 श्रेणी में किया गया। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट का दुनिया में कौन सा स्थान है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है इसके अनुसार जो है भारत में पासपोर्ट का स्थान है 77वां है। ठीक है, भारतीय पासपोर्ट का कितना स्थान है, तो ये 77वां है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार अमान्य गाड़ी किसको कहा जाता है, इनवैलिड कैरेज क्या है। अमान्य गाड़ी देखिए कोई भी विकलांग व्यक्ति के लिए जो है विशेष रूप से वो डिजाइन किया गया है, उस गाड़ी को जो है अमान्य गाड़ी कहा जाता है। ठीक, तो देखिए किस ऑप्शन में दिया, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है, विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए डिजाइन किया गया एक मोटर वाहन जो होता है उसे ही आपको कहा जाता है अमान्य गाड़ी या इनवैलिड कैरेज कहा जाता है। ठीक है, जो मोटर ये जो है आपको मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 2 के 18 में जो है ना ये अमान्य गाड़ी का परिभाषा दिया गया है। ठीक ना, इसमें परिभाषा में क्या कहा गया है कि यह मोटर ऐसा चलित वाहन है जिसे जो है आपको विशेष रूप से शारीरिक रूप से अक्षम या दिव्यांग व्यक्ति के उपयोग के लिए बनाया गया है। ठीक ना, और इस प्रकार के कानून के अनुसार जो है बिना लदे हुए इस वाहन का कुल वजन जो है 250 केजी से अधिक नहीं होना चाहिए। इस पर कोई वजन नहीं है, तो मतलब कि इस वाहन का जो है वजन जो है 250 केजी से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति का लाइसेंस किसी बीमारी या शारीरिक अक्षमता के कारण रद्द कर दिया जाता है तो वह उन्हें वापस कैसे प्राप्त कर सकता है। ठीक, यानी कि कोई व्यक्ति जैसे उसका एक्सीडेंट हो गया, तो जैसे उसका शारीरिक अदक्षता हो गया, उसका लाइसेंस का मिसयूज ना हो, उसके लिए क्या किया जाता है कि उस लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है। तो रद्द कर दिया जाता है तो उसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो देखिए उसमें क्या कहा जाता है कि यदि वह एक पंजीकृत चिकित्सक से अपनी फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो लाइसेंस वापस किया जा सकता है। ठीक है, यानी कोई भी जो आप पंजीकृत चिकित्सक है यानी कि डॉक्टर हैं, उनके जो है आपको चिकित्सक कह देंगे कि ये फिट है आदमी गाड़ी चलाने लायक, तो आपको इसका जो है ड्राइविंग लाइसेंस आपको वापस दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि वाहन के नंबर प्लेट पर अक्षरों और अंकों का लिए क्या नियम है। देखिए अक्षर और अंक का क्या नियम है, तो इसका जो नियम है ये जो है आपको वो केवल जो है आपको निर्धारित एक सादे अक्षर और अंक होना चाहिए। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मोटर ड्राइविंग स्कूल के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त करने की क्या आवश्यक है। यानी मोटर ड्राइविंग स्कूल किसी के पास है तो ये जो है आपको लाइसेंस लेगा किससे, तो लाइसेंसिंग प्राधिकरण से लेगा लाइसेंस। तो उसके लिए इसके पास क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो वो देखिए है कि उसके पास जो है निर्धारित बुनियादी ढांचा होना चाहिए और वित्तीय संसाधन और योग्य प्रशिक्षक भी होना चाहिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या मोटरसाइकिल के लिए लर्नर लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति पिछली सीट पर यात्री को ले जा सकता है। देखिए मोटरसाइकिल का जो लर्नर लाइसेंस अगर कोई व्यक्ति यूज कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो भी गाड़ी को सीख ही रहा है, तो उसके पीछे जो है एक आपको प्रशिक्षित ड्राइवर यानी कि लाइसेंस धारी आपको होना चाहिए, क्योंकि उसको सिखाने के अथी में हो। ठीक ना, क्योंकि देखिए मोटरसाइकिल में जो है अलग से जो है किसी का सीट रहता नहीं है, तो वही यात्री का सीट है, वही आपको उसके पीछे में आपको प्रशिक्षण के लिए और लेकिन जो है उस पर जो आपको एल जो है आपको आगे और पीछे दोनों में जो है एल लिखा होना चाहिए गाड़ी पर, जो कि लाल रंग में होना चाहिए। तो देखिए ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि नहीं, यानी कि यात्री को आप नहीं बैठा सकते हैं, लेकिन क्या है कि लर्नर लाइसेंस पर पिछली सीट पर कोई भी यात्री को ले जाने के लिए अनुमति नहीं है। ठीक ना, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यात्री को अनुमति नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई सिखाने के उद्देश्य से जा रहा है तो वो जा सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसे भी अकेला जो है आपको लर्नर लाइसेंस जिसके पास है उसको अकेला गाड़ी चलाने के लिए नहीं कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि वाहन की नंबर प्लेट पर जाति, गाँव का नाम या कोई अन्य अनधिकृत शब्द लिखना कानून के अनुसार क्या है। यानी कि जाति हर लिख दिया, वो सब जो है आपको जैसे देखते हैं नंबर प्लेट पर आगे में जो है लिख देता है कुछ कुछ अपना जाति के नाम, कुछ जैसे भौकाली टाइप का चीज़ नहीं लिखते रहता है। तो उसके बारे में क्या कहा गया है, ये जो है आपको मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन है और इसके लिए आपको जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्धारित गति सीमा से अधिक है या इलेक्ट्रिक कार के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में क्या सत्य है। तो जैसे आप पेट्रोल डीजल
डीजल वाहन के लिए लाइसेंस प्राप्त करते हैं तो सेम उस इसका भी वही प्रक्रिया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय गलत जानकारी या जाली दस्तावेज का जमा करने पर क्या दंड किया जा सकता है। जो अगर आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करते हैं उससे आप गलत डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं तो उसके लिए आपको क्या दंड दिया जा सकता है। तो ये जो है आपको जुर्माना लगेगा और 1 महीना तक का कारावास या दोनों भी हो सकता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में एक क्षेत्र के भीतर चलने वाले बसें यानी कि स्टेज कैरेज के लिए परमिट कौन प्रदान करता है। ठीक ना, स्टेज कैरेज जो होता है उसके लिए जो परमिट प्रदान करता है तो वो कौन करता है, तो वो करता है आपको क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, जिसे हम कहते हैं रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी RTA कहा जाता है। ठीक ना, इसका देखिए आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में, RTA का फुल फॉर्म क्या होता है आप ध्यान से याद कर लीजिए, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ठीक ना, इसका हो जाएगा, तो इसका उत्तर आपको यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है तो मालिक को पंजीकरण प्रपत्र RC का क्या करना चाहिए। ठीक ना, अगर देखिए कोई भी गाड़ी है उसका पंजीकरण जो आपको रद्द कर दिया गया है, ठीक, तो इसके लिए जो है गाड़ी का जो मालिक है उनको उस पेपर का क्या करना चाहिए, तो उस पंजीकरण को जो है उसे जो पंजीकरण प्राधिकार जो है आपको उसको सौंप देना चाहिए। जो अधिकारी ने रद्द किया तो उन्हीं को इसको जो आपको सौंप देना चाहिए। ठीक ना, ये जो आपको मोटर वाहन अधिनियम के धारा 1988 के धारा 55 के तहत ये आपको अनिवार्य आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक निजी चौपहिया वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता सामान्यतः कितनी होती है। प्राइवेट गाड़ी है लेकिन 4 पहिया है तो उसकी जो है आपको RC जो है इसका रजिस्ट्रेशन जो हुआ है तो उसका आपको वैलिडिटी कब तक है, तो उसका वैलिडिटी 15 वर्ष का होता है। ठीक, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, देखिए 15 वर्ष का हो गया और जो है इसको जब 15 वर्ष खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है प्रत्येक 5 साल पर जो उसको नवीनीकृत करना होता है। ठीक, अगर गाड़ी फिट है तो। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी पहाड़ी या ढलान वाली सड़क पर किसी वाहन की प्राथमिकता क्या देना चाहिए। ठीक ना, यानी कि किस वाहन की प्राथमिकता देना चाहिए, यानी कि ऊपर की ओर चढ़ रहे वाहन को, यानी कि किसी पहाड़ी या ढलान वाली सड़क पर किस वाहन की प्राथमिकता देना चाहिए। देखिए कोई ढलान जगह है, ठीक, कोई ऊपर की ओर चढ़ रहा है तो उसको ज़्यादा डर है फिसलने का, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसी गाड़ी को ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहिए ऊपर की ओर चढ़ रहे वाहन को, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रकार के वाहनों में प्राथमिक चिकित्सक बॉक्स रखना अनिवार्य है। प्राथमिक चिकित्सक बॉक्स जो है मुख्य रूप से जो है सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों जैसे बस हो गया, टैक्सी हो गया, ये सब में रखा जाना चाहिए, क्योंकि ताकि कोई भी अगर अपारणीय घटना होती है जैसे दुर्घटना होती है तो उसके लिए जो है आपको प्राथमिक जो है आपको चिकित्सा कर सके। ठीक है, लेकिन जो आपको प्राइवेट गाड़ी जो है उसके लिए अनिवार्य नहीं कहा गया है, लेकिन अगर वो रख लेता है तो और अच्छी बात है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लेकिन रखने के लिए कहता है लेकिन इस पर कोई जुर्माना नहीं है प्राइवेट गाड़ी के लिए, लेकिन सार्वजनिक जो सेवा है उसके लिए एकदम रहना अनिवार्य ही है प्राथमिक की। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक गोलाकार संकेत जिसमें बाईं ओर मुड़ते हुए तीर पर एक लाल रेखा से खींची हो तो इसका अर्थ क्या है। जैसे एक गोलाकार संकेत है, ठीक है, उसको जो आपको बाईं ओर मुड़ते हुए ऐसे करके दिया हुआ है और इसके ऊपर जो आपको निषेध का साइन ऐसे करके दिया रहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको निषेध है, वहाँ जाना जो आपको निषेध है। ठीक ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको बाएं मुड़ना मना है, निषेध है। ठीक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 पहिया वाहन पर 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ले जाने के लिए नए नियम के अनुसार क्या अनिवार्य है। ठीक है, देखिए 2 पहिया वाहन पर अगर आप ले जाते हैं 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को तो उसके लिए आपको क्या पालन करना होगा, तो उसके लिए जो आपको बच्चों के लिए हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस होना जरूरी है। ठीक, यानी कि बच्चा के लिए जो जिस साइज का बच्चा का मुंडी है उस साइज से जो है ना आपको उसके लिए हेलमेट लेना होगा और उसके लिए सेफ्टी हार्नेस भी रहना जरूरी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बहु लेन वाली सड़क पर आपको समान रूप से किस लेन में गाड़ी चलानी चाहिए,
तो एक बहु लेन है, जैसे देखिए 6 लेन है, 8 लेन है, 10 लेन है, ये सब जो बहु लेन हो गया, तो इस सब बहु लेन में जो है आपको गाड़ी को किस साइड से चलाना चाहिए। तो ये जो बहु लेन होती है उसमें गाड़ी को हमेशा जो है सबसे बाईं लेन में चलाना चाहिए, ठीक ना। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए और जो बगल का लाइन होता है वो सब क्या होता है, तो ओवरटेक के लिए होता है, ठीक ना। अगर आप कोई भी गाड़ी को ओवरटेक करते भी हैं तो ओवरटेक करने के बाद जो है आप जब लाइन में चलिएगा तो आप सीधे बाईं लेन में चल जाइए, ठीक ना। बाईं लेन जो है आपको यातायात के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाहन पार्क करना हमेशा प्रतिबंधित होता है। तो हमेशा प्रतिबंधित कहाँ पर हो जाएगा, तो ये फुटपाथ पर हो जाएगा, ठीक ना। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फुटपाथ पर इसी कारण होता है क्योंकि अगर फुटपाथ पर गाड़ी आप कर देता है कोई भी पार्क, तो आपको जो भी चलने वाला होता है यात्री, तो उनको दिक्कत होता है, वो मजबूरन उनको जो है सड़क पर चलना होता है, जिससे क्या होता है कि दुर्घटना की खतरा बढ़ जाती है, जिस कारण से जो है फुटपाथ पर जो हर हाल में नहीं कहता रहने के, लेकिन सिनेमा हॉल के सामने हो गया, बाजार में हो गया, आवासीय क्षेत्र हो गया, ये सब में अपना लगाने के, लेकिन बाजार में भी मना किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ अगर ऑप्शन है फुटपाथ तो इसका उत्तर फुटपाथ ही मानेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि यातायात संकेत और मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के इशारे में भिन्नता हो तो किसका पालन करना चाहिए। जैसे देखिए यातायात संकेत जो होता है, बत्ती जलते रहता है, वो हो गया, वो जल रहा है, वो कुछ निर्देश आपको दे रहा है, और जो आपको ट्रैफिक पुलिस है वो आपको कुछ और निर्देश दे रहा है, यानी कि दोनों के निर्देश में जो आपको भिन्नता है, तो आपको मानना किसका निर्देश है उस टाइम। तो आप ड्राइवर कंफ्यूज हो जाएगा अगर नहीं जानेगा, तो उस टाइम जो है आपको मानना होगा यातायात पुलिस जो है उनके संकेत को मानना होगा, क्योंकि देखिए वो जो है आपको मैनुअल वाला जैसे बत्ती वाला है यातायात संकेत, वो जो है आपको क्या करेगा, तो वो जो है आपको उस सिचुएशन के हिसाब से, एक प्रकार का वो मशीन ही है, तो वो सिचुएशन के हिसाब से थोड़ी बदल सकता है, जैसे भीड़ भाड़ है, और हो सकता है कि उसका टेक्निकल इशू भी हो सकता है। तो इसी कारण से जो है आपको जो ट्रैफिक पुलिस है वो उस टाइम का जो है एक्चुअल घटना को जानते हैं, इसी कारण से जो उन्हीं का ही इशारा मानना चाहिए, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ट्रैफिक पुलिसकर्मी का इशारा मानना चाहिए, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिना टिकट यात्रियों को ले जाने पर बस कंडक्टर पर किस अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है। यानी कि बिना टिकट का अगर ले जाता है यात्री को बस कंडक्टर, तो उस पर किस अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है, तो उसको मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। ये जो है आपको मोटर वाहन अधिनियम उसी 1988 के तहत ही कहा गया, ठीक ना। और इस अधिनियम का धारा 178 के अनुसार कहा गया है कि बिना टिकट यात्रा करना एक दंडनीय अपराध है, ठीक ना। और कंडक्टर को यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि सभी यात्रियों के पास वैध टिकट है, ठीक। ये सब जो है आपको इसी धारा में कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाहन के पीछे लाल बत्ती का लगातार जलना बुझना यानी फ्लैश होना क्या दर्शाता है। यानी कि वाहन के पीछे हम देखते होंगे लाल बत्ती का जलता बुझते रहता है, जलते बुझते रहता है, तो इसका मतलब क्या है कि चालक जो है अचानक ब्रेक लगाया या तो कोई खतरा है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। आप देखिए बाइक को सब चलाते होंगे तो देखते हैं जब ब्रेक मारते हैं तो पीछे का जो इंडिकेटर होता है लाल वाला वो फ्लैश होते रहता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा, ब्रेक लगाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंजन ऑयल का एक महत्वपूर्ण कार्य चिकनाई प्रदान करना है, ठीक है, प्रदान करना ही है, और लेकिन इसके अलावा भी और इसका क्या कार्य है तो उसके बारे में बताना है आपको। इसके अलावा देखिए कार्य क्या है कि इंजन के अंदर के हिस्से को साफ करना और कार्बन जमा होने से रोकना, ठीक है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि ड्राइविंग के दौरान क्या कह रहा है कि यदि ड्राइविंग के दौरान आपकी गाड़ी का तापमान मीटर लाल निशानी रेड जोन में पहुंच जाए तो सबसे पहला सही कदम क्या आपको उठाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला आपको कदम क्या उठाना चाहिए कि तुरंत आपको क्या करना है, तुरंत कि सुरक्षित कोई भी स्थान देख लेना है, वहां पर जाके गाड़ी रोक देना है, रोक करके इंजन को बंद कर देना है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। देखिए तापमान मीटर जो लाल निशान पर पहुंचता है यह क्या दर्शाता है कि इंजन जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, यानी कि इंजन आपका ओवर हीट हो रहा है, ठीक ना, जिससे कि उससे अगर आप नहीं रोकते हैं तो उससे आपको कोई भी गंभीर क्षति हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हील अलाइनमेंट करवाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए व्हील अलाइनमेंट जो करवाना है उसका उद्देश्य क्या है कि मुख्य उद्देश्य क्या है कि इसमें जो आपको सुनिश्चित करना है कि टायर असमान रूप से ना घिसे और गाड़ी सीधा चले, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि देखिए पिछला सेट में है ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, जिसका डिस्कशन हम बहुत बार कर चुके हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक पैड्स की क्या भूमिका होती है। देखिए ब्रेकिंग सिस्टम जो होती है उसमें जो है आपको ब्रेक पैड जो होती है उसकी क्या भूमिका होती है। ये क्या करता है तो ब्रेक डिस्क या ड्रम पर घर्षण पैदा करती है ताकि गाड़ी जो है इसका गति धीमी हो जाती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब गाड़ी का इंजन बंद हो तब कार की बैटरी का मुख्य कार्य क्या होता है।
जब गाड़ी का इंजन बंद हो तो कार की बैटरी क्या करेगा, तो कार की बैटरी जो है गाड़ी का हॉर्न बजाने में जो है आपको बिजली प्रदान करेगा। उसके बाद गाड़ी का अन्य उपकरण है जैसे लाइट है, पंखा उंखा लगा है, एसी है, ये सब चलने में मदद करेगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि देखिए लाइट्स हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को बिजली आपूर्ति करना इसका काम हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वाहन से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम में लगाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पुर्जा कौन सा है। देखिए वाहन से होने वाला अगर प्रदूषण है उसको हमको कम करना है, तो यानी कि जो प्रदूषण आपको निकल रहा है प्रदूषित गैस, उसको अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको वायु प्रदूषण कम होने लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या लगाना होता है, तो कैटलिक कन्वर्टर लगाना होता है। ठीक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैटलिक कन्वर्टर। ठीक है, तो कैटलिक कन्वर्टर क्या करता है, ये जो है आपको जो भी उत्सर्जन होता है खतरनाक, उसको क्या करता है, खतरनाक प्रदूषक जो उत्सर्जक होता है उसको आपको कम हानिकारक वाला में जो है बदल देता है। ठीक ना, तो इसका उत्तर जो है आपको ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गाड़ी में लगे फ्यूल फिल्टर का क्या काम है। देखिए गाड़ी में जो आपको फ्यूल फिल्टर लगा हुआ है तो इसका मुख्य कार्य क्या है, तो ये जो आपको ईंधन में मौजूद गंदगी और अशुद्धियों को इंजन में जाने से रोकता है। यानी कि ईंधन में कुछ मौजूद है, गंदगी है या अशुद्धि है, उसको जो आपको इंजन में जाने से रोकता है। किसका काम है, जो आपको फ्यूल फिल्टर यानी कि तेल में जो फिल्टर लगा होता है टंकी में। अगला प्रश्न है कि एक मैनुअल कार में गियर बदलने से ठीक पहले क्लच पैडल को क्यों दबाया जाता है। जैसे आप देखिए गाड़ी चलाते हैं तो गियर बदलना होता है तो उससे पहले आप क्लच दबाना होता है, तो क्लच क्यों दबाता है, क्योंकि देखिए कुछ समय के लिए जो है इंजन की शक्ति को जो है ना गियर बॉक्स से अलग कर देता है वो क्लच दबाने के बाद। ठीक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गाड़ी के सामने वाले शीशे जो आपको विंड शील्ड जो होता है, इसको साफ करने के लिए वाइपर के साथ किस तरल पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसको साफ करने के लिए जो वाइपर के साथ जो है आपको विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड का प्रयोग करते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैशबोर्ड पर जलने वाली सीट बेल्ट की चेतावनी बत्ती ड्राइवर को क्या संकेत देती है। डैशबोर्ड पर जो जलने वाली होती है सीट बेल्ट, इसकी जो चेतावनी बत्ती होती है ड्राइवर को जो है आपको ये क्या संकेत देती है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए ये जो है आपको संकेत देती है क्या, तो ये ड्राइवर के सामने वाले यात्री ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, ये उसी को संकेत देती है। इससे क्या होता है कि यात्री को सीट बेल्ट पहनना पड़ता है, और अब नया जो गाड़ी आया है उसमें जो इसमें सायरन भी बजने लगता है। ठीक है, तो आपको पहनना ही पड़ता है ताकि जो आपको सुरक्षित यात्रा कर सके। अगला प्रश्न है कि टर्बो चार्जर का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए टर्बो चार्जर जो है ये चार्जर है, नाम से ही सुन रहे हैं चार्जर, तो ये क्या करेगा कि एग्जॉस्ट गैस का जो है आपको ये उपयोग करके क्या करेगा, ये एग्जॉस्ट गैस का उपयोग करके इंजन में अधिक हवा भेजना, जिससे क्या होता है शक्ति बढ़ती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंजन में क्रैंक शाफ्ट का क्या कार्य है। देखिए इंजन में जो क्रैंक शाफ्ट है इसका कार्य क्या है, ये जो आपको पिस्टन के ऊपर नीचे की गति को घूर्णी गति में बदलना, क्रैंक शाफ्ट का यही कार्य है। पिस्टन का जो है ऊपर नीचे गति है, इसको आपको क्या करेगा, ये घूर्णी गति में बदलता है, ये क्रैंक शाफ्ट का कार्य है। अगला प्रश्न है कि कार के जो है आपको OBD2 यानी कि ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक पोर्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है। देखिए कार का जो है OBD इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, ये आपको इंजन और अन्य सिस्टम की समस्याओं का पता लगाने के लिए स्कैन टूल कनेक्ट करना होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि EGR यानी कि एग्जॉस्ट गैस रिस्कुलेशन होता है, ये वॉल्व क्या कार्य, यानी कि EGR वॉल्व जो है इसका कार्य क्या है। देखिए EGR वॉल्व जो है इसका कार्य है नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन को कम करना। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रंट व्हील ड्राइव कार में CV जॉइंट का मतलब होता है कंसल्टेंट वेलोसिटी जॉइंट। ठीक नहीं, इसका क्या उद्देश्य है। ठीक, तो फ्रंट व्हील ड्राइव में जो है आपको CV जॉइंट है, इसका क्या उद्देश्य है। देखिए CV जॉइंट जो है इसका उद्देश्य है ट्रांसमिशन से शक्ति को अगले पहिए तक पहुंचाना, यानी कि ट्रांसमिशन से जो है आपको शक्ति को अगले पहिए तक पहुंचाना, भले ही वो मुड़ रहे हो। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाहन का पार्किंग ब्रेक यानी कि हेड ब्रेक आमतौर पर किन पहियों पर काम करता है। देखिए जो आपको पार्किंग ब्रेक जिसे आपको हैंड ब्रेक भी कहते हैं, ये जो आपको पिछले पहिए पर काम करता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल पिछले पहिए पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि गाड़ी में गलत प्रकार का
फ्यूल, जैसे कि डीजल कार में पेट्रोल डाल दिए तो क्या होगा। तो देखिए इसका परिणाम बहुत खतरनाक हो सकती है, तो इंजन भी खराब हो सकता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंजन और फ्यूल सिस्टम को गंभीर और महंगा नुकसान पहुंचा सकता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए पेट्रोल इंजन में अगर हम डीजल डाल देते हैं, क्योंकि देखिए पेट्रोल जो जलता है ये जलता है आपको फ्लैश लाइट से, मतलब जो होता है उससे जलता है, ठीक ना। तो लेकिन डीजल ज़्यादा ज्वलनशील नहीं होता है, इसी कारण से वो दिक्कत हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कार चलाते समय बैटरी की चार्जिंग लाइट जलने का क्या मतलब है। कार जब हम चला रहे हैं उस टाइम जो अगर बैटरी की चार्जिंग लाइट जल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि चार्जिंग सिस्टम में कोई समस्या है, ठीक ना। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैनुअल गियर बॉक्स में सिंक्रोमेश का क्या कार्य है। मैनुअल गियर बॉक्स जो है इसमें आपको सिंक्रोमेश का कार्य है कि गियर बदलने से पहले क्या करना है कि गियर बदलने से पहले दो गियर की गति को बराबर करना, जिससे शिफ्टिंग आसान होती है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंजन ऑयल की चिपचिपाहट को क्या दर्शाता है, जैसे कि 5W30, इनकी इंजन ऑयल की जो चिपचिपाहट होती है वो आपको क्या दर्शाता है, ठीक। तो ये जो है आपको ठंडे तेल यानी कि तेल ठंडे और कम तापमान पर कैसे बहता है इसको ये दर्शाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जाकर के देख सकते हैं। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। और आप लोग अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।